राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। भारतीय हवाई क्षेत्र को अभेद बनाने की दिशा में भारत को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। लंबी दूरी की हवाई सुरक्षा नेटवर्क को मजबूत करते हुए S-400 ट्रायम्फ हवाई सुरक्षा प्रणाली का चौथा स्क्वाड्रन रूस से भारत पहुंच गया। नेट पेपर लीक विवाद में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर शिक्षा व्यवस्था तबाह करने का आरोप लगाया। मालवीय नगर के फ्लोरेस्ट स्टेज होटल में लगी भीषण आग में 21 लोगों की दर्दनाक मौत के ठीक एक दिन बाद दिल्ली के प्रशासनिक महकमों में हड़कंप मच गया। दिल्ली पुलिस, दिल्ली नगर निगम, पर्यटन विभाग और अन्य सरकारी एजेंसियों के बीच बेड एंड ब्रेकफास्ट लाइसेंस और नियमों के उल्लंघन को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। बुधवार को राजधानी में तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई, जबकि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए बारिश, आंधी, तूफान और तेज हवाओं की चेतावनी दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दक्षिण दिल्ली के जिलाधिकारी से मालवीय नगर अग्निकांड की विस्तृत रिपोर्ट मांगी। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक निजी अस्पताल के आईसीयू में वीरवार सुबह भीषण आग लगने से कम 3 लोगों की मौत हो गई। फिल्म निर्माता और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के पूर्व चेयरमैन पहलाज निहलानी का 76 साल की उम्र में निधन हो गया। डीजीपी मुख्यालय ने डिप्टी एसपी रैंक के 206 पीपीएस अफसरों का तबादला कर दिया। होटल फ्लोरेस्ट स्टे को 6 कमरों की नियुक्ति थी, लेकिन 25 रूम बना दिए गए। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार दिल्ली में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर दे रहे हैं, लेकिन करोल बाग जोन के भवन निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार थमने की बजाय लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। करोल बाग जोन के अंतर्गत मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र के तीनों नगर निगम वार्डों में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण जारी है। आरोप है कि करोल बाग जोन के भवन निर्माण विभाग के अधिकारी अवैध निर्माणों पर कार्रवाई कर राजस्व वसूलने के बजाय उन्हें संरक्षण देने में लगे हुए हैं। विभाग के कार्यकारी अभियंता ईई न्यायालय के विभिन्न आदेशों का हवाला देकर मीडिया को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने की बजाय गुमराह करते हैं और मुख्यमंत्री कार्यालय, उपराज्यपाल कार्यालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय को भी भ्रामक जानकारी देकर अवैध निर्माणकर्ताओं को बचाने का काम कर रहे हैं। कीर्तिनगर टिम्बर मार्केट में पुरानी और कमजोर नींवों पर कई मंजिलों के अवैध निर्माण धड़ल्ले से जारी हैं। आरोप है कि संबंधित जेई बेलदारों के माध्यम से प्रति 100 गज प्रति लिंटर 3 से 5 लाख रुपए तक की अवैध वसूली कर ऐसे निर्माणों को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। हाल ही में दक्षिण दिल्ली के सैदुल्ला जाब इलाके में एक पुरानी इमारत पर किए जा रहे अवैध निर्माण के दौरान भवन ढहने की घटना ने पूरे प्रशासनिक तंत्र को झकझोर दिया। इस मामले में 2 जूनियर इंजीनियरों को निलंबित किया गया है, जबकि मकान मालिक को जहां गिरफ्तार किया गया, वहीं उसके और ठेकेदारों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। इसी प्रकार मालवीय नगर में एक अवैध रूप से निर्मित इमारत में भीषण आग लगने की घटना और उससे हुई 21 मौतों, जिसमें 18 विदेशी आगंतुक थे। इस घटना ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर कब तक लोगों की जान से खेलने, भारत का नाम खराब करने वाले, सुरक्षा मानकों और भवन नियमों की अनदेखी करने वाले निर्माणकर्ताओं तथा उन्हें संरक्षण देने वाले अधिकारियों के खिलाफ समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। दिल्ली में अवैध निर्माणों और भवन सुरक्षा की अनदेखी के कारण हुए हादसों का इतिहास भी चिंताजनक रहा है। 13 सितंबर 2021 को सब्जी मंडी इलाके में 3 मंजिला व्यवसायिक इमारत का हिस्सा गिरने से 2 भाइयों की मौत हो गई थी। 15 अप्रैल 2022 को अलीपुर में दीवार गिरने से 5 मजदूरों की जान चली गई। 21 अप्रैल 2024 को वेलकम इलाके में 3 मंजिला इमारत ढहने से 2 लोगों की मृत्यु हुई। 27 जनवरी 2025 को बुराड़ी में निर्माणाधीन इमारत गिरने से 5 लोगों की मौत हुई। 9 अप्रैल 2025 को दयालपुर में भवन ढहने से 11 लोगों की जान गई। 17 मई 2025 को पहाड़गंज में इमारत गिरने से 3 लोगों की मृत्यु हुई। 12 जुलाई 2025 को
सीलमपुर में भवन हादसे में 6 लोगों की मौत हुई, जबकि 20 अगस्त 2025 को दरियागंज में इमारत ढहने से 3 मजदूरों की जान चली गई। लगातार सामने आ रही घटनाओं से यह साफ है कि निगम के कुछ अधिकारी रिश्वतखोरी और मिलीभगत के चलते अवैध निर्माणों को संरक्षण देते हैं और जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है तब केवल औपचारिक कार्रवाई और जवाबदेही तय करने की कवायद शुरू होती है। यह बेहद महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करोलबाग जोन के भवन निर्माण विभाग में कार्यरत संबंधित जेई और एई की भूमिका की विजिलेंस जांच कराए। साथ ही यह भी सार्वजनिक किया जाए कि प्रकाशित प्लॉट नंबरों और तस्वीर के साथ प्रकाशित अवैध निर्माणों पर निगम ने अब तक क्या कार्रवाई की है, कितने मामलों में डीएमसी एक्ट के तहत नोटिस जारी किए गए, कितने मामलों में पुलिस को वर्क स्टॉप नोटिस भेजे गए और जारी नोटिसों पर अब तक कितनी कार्रवाई हुई तथा जिन मामलों में कार्रवाई नहीं हुई उसके लिए कौन जिम्मेदार है। अगर समय रहते हुए अभी भी सही तरीके से कार्रवाई नहीं की गई तो पता नहीं इस तरह की कितनी ही घटनाएं होंगी जिनमें मासूम लोगों की जान जाएगी और दिल्ली की मुख्यमंत्री व माननीय उपराज्यपाल के ईमानदार प्रयासों के बावजूद सरकार के इन भ्रष्टाचारियों के कारण फजीहत होगी। अतः समय रहते इन अधिकारियों पर अंकुश लगाए जाए जो अवैध निर्माण को रोकने की जगह न्यायालय का सहारा लेकर गलत रिपोर्ट दाखिल कर गुमराह करने का काम कर रहे हैं और यह खेल करोलबाग जोन भवन निर्माण विभाग द्वारा धड़ल्ले से खेला जा रहा है, जो जांच व शीघ्र कार्रवाई का विषय है। रमेश नगर निगम क्षेत्र से पुनीत राय जब से निगम पार्षद चुने गए उस दिन से लेकर उनके चेयरमैन करोलबाग बनने तक अवैध निर्माण की जो रफ्तार थी वो उनके चेयरमैन बनने के बाद दुगनी गति से अवैध निर्माण और अतिक्रमण बढ़ा है। निगम पार्षद रहते हुए उन्होंने डीसी को अवैध निर्माण रोकने संबंधी पत्र लिखा था और जब से चेयरमैन करोलबाग जोन बने हैं दोनों कानों में रुई और आंख पर पट्टी बांधकर सो रहे हैं। उनके इन स्वरूप के बारे में जोन में तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि चेयरमैन साहब के पास फॉर्च्यूनर गाड़ी कहां से आई और अब वह क्यों नहीं अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण पर कार्रवाई कर रहे हैं, अब तो जबकि वे खुद जोन चेयरमैन हैं। इंडिया गैस फ्लेक्स इवेंट के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मारुति सुजुकी की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार का शुभारंभ किया। इस अवसर पर गडकरी ने कहा कि वायु प्रदूषण देश की एक गंभीर चुनौती है और पर्यावरण संरक्षण सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने बताया कि देश के कुल वायु प्रदूषण में परिवहन क्षेत्र की बड़ी हिस्सेदारी है, जिसे कम करना आवश्यक है। गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल तकनीक न केवल प्रदूषण घटाने में मदद करेगी बल्कि कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम कर आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी मजबूती देगी। आज का दिन हमारे देश के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि हमारी एयर पोल्यूशन के कारण हमारे सबके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है और इसलिए स्वाभाविक रूप से इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना ये हम सब की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। कोई भी मॉडर्न सोसाइटी के 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स है, उसमें इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड साउंड पोल्यूशन इज बिग कंसर्न। दिल्ली वालों को मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है कि एयर पोल्यूशन के कितने दुष्परिणाम हैं। हम लोग अनेक लोग डॉक्टर के और मेडिसिन के लिए इतना खर्चा करते हैं, इसका वन ऑफ द मेजर रीजन इज एयर पोल्यूशन। और मैं आपके सामने बड़े एपोलॉजिक मैनर में खड़ा हूं कि 40% एयर पोल्यूशन के लिए ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री जिम्मेदार है, तो ये भी मेरे लिए बड़ा दुख का विषय है। और इसलिए हमारा टारगेट है कि एयर पोल्यूशन को कम करना। और मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे हरदीप पुरी जी ने विशेष रूप से और इनिशिएटिव लिया और मारुति सुजुकी जैसे लोगों ने जो सहयोग किया है उसके कारण आज का दिन हम सबको देखने के लिए मिला है। दूसरी बात यह है कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू हमारे देश से करीब 22 से 23 लाख करोड़ रुपए हम फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट के लिए खर्चा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमें इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा।
और स्वाभाविक रूप से और एक एंगल है कि हमारे देश में अगर ये इंपोर्ट को कम करना है तो हमें अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल पर काफ़ी काम करने की आवश्यकता थी। और इसलिए ये जो इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, यही हमारे देश के ग्रोथ इंजन है। जब हमारी सरकार आई तब इस इंडस्ट्री का साइज 15 लाख करोड़ का था। आज हमारा साइज 23 लाख करोड़ का हुआ है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि आज वर्ल्ड में पहले हम 7वें नंबर पे थे, अभी बीच में हमने जापान को पीछे डालकर हम 3रे नंबर पर आए हैं और आज वर्ल्ड की 3rd नंबर की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। आपका इतना बड़ा योगदान है कि 4.5 करोड़ युवाओं को जॉब्स इस इंडस्ट्री ने दी है। यही इंडस्ट्री है कि जो जीएसटी के रूप में हमारे राज्य सरकार और भारत सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देते हैं। और इसलिए हमारी ग्रोथ के साथ इस इंडस्ट्री की ग्रोथ जुड़ी हुई है। और अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल के कारण डोमेस्टिक मार्केट तो अच्छा मिलेगा ही, पर मेरा विश्वास है कि पूरे विश्व में अब प्रदूषण की जो चिंता है और विश्व की परिस्थितियां तेजी से इस प्रकार से बदल रही है कि निश्चित रूप से अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल को महत्व मिलेगा। और मैं एक बात के लिए और हमारे सुजुकी के मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करूंगा कि अब हमने हाइड्रोजन की भी शुरुआत की है। उनकी हाइड्रोजन की कार, चलने वाली कार जो इसकी अपनी टोयोटो की कार मेरे पास है, और हाइड्रोजन इज ए फ्यूल फॉर द फ्यूचर, और इसीलिए उस कार का नाम है मिराई। तो मिराई जापानी वर्ड है, मिराई मीन्स फ्यूचर। और हमारे देश में अब हाइड्रोजन की बसेस भी रोड पर दिखने लगी है। और हमने एक पायलट प्रोजेक्ट लिया है जिसमें भारत के 10 रोड पर हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन और बसेस और ट्रक चलने वाली है। उसका काम भी शुरू हुआ है, जिसमें इंडियन ऑयल, टाटा, अशोक लेलैंड, वॉल्वो, उसके साथ रिलायंस, एचपीसीएल और एनटीपीसी, इन सब को साथ मिलकर हमने वो प्रोजेक्ट को हम शुरू कर रहे हैं। मैं एक अनुरोध करूंगा, 2 रिक्वेस्ट मेरी है। पहली, ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन, ये थोड़ा डार्क एरिया है। जापान में इसमें अच्छी प्रगति हुई है। सुजुकी ने इस क्षेत्र में भी आने से भविष्य में बहुत बड़ा उपयोग, बिजनेस भी उनको मिलेगा और ये हमारा फ्यूचर है, क्योंकि हाइड्रोजन बनाना अब शुरू हो गया है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि ये जो लगातार टेक्नोलॉजी का जो अपग्रेडेशन हो रहा है, इसमें हमारे यहाँ हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। ये 2 चीजों में अगर हम आगे अगर कुछ मार्ग निकालते हैं तो हम निश्चित रूप से, आज हम एनर्जी को इंपोर्ट करने वाला देश है, हम एनर्जी को एक्सपोर्ट करने वाला देश बनने की क्षमता हमारे साथ है। पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच केंद्र सरकार ने देश में हवाई सेवाओं और ईंधन आपूर्ति को लेकर स्थिति पूरी तरह सामान्य होने का भरोसा दिया। अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में सरकार ने कहा कि पेट्रोल, डीजल, एटीएफ और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और लोगों को घबराकर खरीदारी करने की जरूरत नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार सभी रिफाइनरियां सामान्य रूप से काम कर रही हैं। पिछले 3 दिनों में 1.43 करोड़ एलपीजी सिलेंडर वितरित किए गए हैं, जबकि कालाबाजारी रोकने के लिए देश भर में सख्त कार्रवाई और छापेमारी जारी है। Despite the ongoing situation in West Asia, supplies of crude oil, LPG, natural gas remain stable, and adequate stocks of petrol, diesel, LPG are available in the country. Our refineries are operating at optimum level. As far as domestic cooking LPG gas is concerned, no dry out has been reported on the LPG distributorships. Around 99% of the bookings are now online, and 96% of the deliveries are through delivery authentication code. During the last 3 days, against the booking of 1.5 crore, the delivery 1.43 crore cylinders were delivered. As far as the commercial LPG is concerned, during the last 3 days, 19,372 ton of commercial LPG has been sold, and 649 ton of auto LPG has been sold by the oil marketing companies.
Regarding 5 kg FTL cylinders, during the last 3 days, more than 1.57 lakh of 5 kg cylinders were sold, and out of that 9,200 cylinders were sold in 520 camps conducted by oil marketing companies. The vigilance and enforcement action is continuing. With respect to LPG, in the last 3 days, more than 4 FIRs have been registered. Oil marketing companies have also issued show cause notice to almost 13 distributors, and penalties have been imposed on 6, and 2 distributors have been put under suspension. As far as petrol and diesel is concerned, in the last 3 days, more than 1,880 raids were conducted. 2,900 liters of petrol and 6,350 liters of diesel was seized. 18 FIRs were registered. 13 people were arrested across the country. OMCs also have issued show cause notice to 409 dealers. Penalties have been imposed on 19, and 457 dealers have been put under suspension. PNG connection since March 2026, about 8.82 lakh PNG connections have been gasified, and infrastructure has been created for additional 2.98 lakh connections, taking the total to 11.80 lakh connections. Further, about 8.98 lakh customers have been registered for the new connections. Till 3rd of June, more than 80,400 PNG consumers have surrendered their LPG connection. Since 1st June 26, about 1,030 ton of C3-C4 molecules and 320 ton of butyl acrylate has been sold by different refineries. And finally, I will request all the citizens to make all efforts, to conserve energy, and I want to assure all the people that the government is making all effort to ensure availability of petrol, diesel and LPG. So avoid panic purchase of petrol, diesel and LPG booking. Beware of rumors and rely on official source of correct information. Citizens are also requested to use alternate fuels like PNG, induction and electric cooktops. Bulk and industrial consumers are requested to procure diesel from authorized procurement channels. Thank you. अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects in past, we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस वार्ता में बताया कि राज्य सरकार ने जिला स्तर के शासकीय अधिवक्ताओं और विधि अधिकारियों के मानदेय में वृद्धि को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि यह फैसला सरकारी मुकदमों की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। नए प्रावधानों के तहत जिला शासकीय अधिवक्ताओं को 14,000 रुपए मासिक रिटेनर फीस और 2,500 रुपए प्रतिदिन बहस शुल्क मिलेगा। वहीं अन्य श्रेणियों के अधिवक्ताओं के मानदेय और बहस शुल्क में भी बढ़ोतरी की गई है। आज मंत्रिपरिषद ने राज्य विधि अधिकारी को दी जाने वाली रिटेनरशिप प्रति सुनवाई फीस में वृद्धि किए जाने के संबंध में भी मंत्रिमंडल ने आज स्वीकृति प्रदान की है। ये खासतौर से जिला शासकीय अधिवक्ता, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, उप जिला शासकीय अधिवक्ता, नामिका वकील, विशेष अधिवक्ता, न्यायमित्र दीवानी फौजदारी, आज मंत्रिपरिषद ने इनके रेट रिवाइज कर दिए। जो मंत्रिपरिषद ने सहमति दी है, जिला शासकीय अधिवक्ता रिटेनर फीस प्रतिमाह अभी तक इनकी 9,000 रुपए थी और 1,650 रुपए बहस फीस प्रति कार्य दिवस को इनको मिलते थे। उसके स्थान पर अब 14,000 रुपया प्रतिमाह रिटेनर फीस कर दी गई और 2,500 रुपए
बहस की फीस प्रति कार्य दिवस निर्धारित की गई है। यानी 1650 के स्थान पर 2500 कर दिए और रिटेनर फीस के लिए 9000 के स्थान पर 14000 कर दिए। इसी प्रकार से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता को 7200 रुपए रिटेनर फीस मिलती थी, 1500 रुपए बहस फीस मिलती थी प्रति कार्य दिवस। उसके स्थान पर अब रिटेनरशिप फीस जो है वो 7200 के स्थान पर 11000 रुपए कर दी गई तथा बहस फीस प्रति कार्य दिवस 2300 रुपए कर दी गई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जो अभी तक 6300 रुपए पाते थे उसके स्थान पर 10000 कर दिए गए। 1500 रुपए प्रति कार्य दिवस बहस की फीस पाते थे उसके स्थान पर 2300 रुपए कर दिए गए। उप जिला शासकीय अधिवक्ता 5400 रुपए रिटेनर फीस थी उस और 1275 रुपए प्रति कार्य दिवस बहस की फीस थी। 5400 के स्थान पर 9000 रुपए कर दिए गए तथा 1275 के स्थान पर 2000 रुपए कर दिए गए। नामिका वकील की इनको रिटेनरशिप फीस नहीं मिलती थी। 1500 रुपए केवल बहस की फीस मिलती थी जिस दिन उनका केस होता था उसके स्थान पर 2300 रुपए। विशेष अधिवक्ता को भी 1500 रुपए मिलते थे अभी तक, उसके स्थान पर 2300 रुपए। न्याय मित्र दीवानी फौजदारी इसमें भी 2300 कर दिए गए 1500 के स्थान पर। इसके अलावा महाधिवक्ता को रिटेनर फीस प्रति माह 75,000 रुपया तथा बहस फीस प्रति कार्य दिवस के रूप में 40,000 रुपया निर्धारित तिथि के अतिरिक्त दिल्ली या बाहर से न्यायालयों में मुकदमे की तैयारी है, ये अभी तक 20,000 रुपए मिलते थे। इसके 75,000 के स्थान पर 1,25,000 रुपए कर दिए गए रिटेनर फीस प्रति माह को और बहस की फीस जो 40,000 रुपए मिलती थी प्रति कार्य दिवस उसके स्थान पर 60,000 रुपए कर दिए गए। और तैयारी वाले तो 20,000 तो बोल रहे अपने आप स्थान पर है। इसके अलावा अपर महाधिवक्ता को अभी तक रिटेनर फीस प्रति माह 30,000 रुपए मिलती थी। 20,000 रुपए बहस की फीस मिलती थी प्रति कार्य दिवस, उसके स्थान पर 50,000 रुपए रिटेनर से फीस कर दी गई 30,000 के स्थान पर और बहस की फीस जो 20,000 रुपए मिलती थी उसके स्थान पर 40,000 रुपए कर दिए गए। अपर महाधिवक्ता माननीय उच्चतम न्यायालय इनको रिटेनर फीस प्रति माह 30,000 रुपए मिलती थी अभी तक तथा बहस की फीस भी 30,000 रुपए प्रति कार्य दिवस मिलती थी। उसके स्थान पर रिटेनर फीस 30,000 से बढ़ा के 50,000 कर दी गई और बहस फीस भी प्रति कार्य दिवस 50,000 रुपए कर दी गई। मुख्य स्थायी अधिवक्ता अभी तक रिटेनर फीस इनको 22,000 रुपए मिलती थी, बहस फीस प्रति कार्य दिवस 7,000 मिलती थी। रिटेनर फीस प्रति माह 22,000 से बढ़ा के 35,000 कर दिए गए और बहस फीस प्रति कार्य दिवस 12,000 रुपए कर दिए गए। इसी प्रकार अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता, अपर शासकीय अधिवक्ता, अपर लोक अभियोजक ये तीनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। 12,000 रुपए रिटेनर फीस मिलती थी, 5,000 रुपए प्रति कार्य दिवस इनका फीस मिलती थी बहस की। उसके स्थान पर 12,000 के स्थान पर कर दिए गए 20,000 और 5,000 के स्थान पर कर दिए गए 8,000 रुपए। स्थायी अधिवक्ता, अपर शासकीय अधिवक्ता 9,000 रुपए अभी तक इन लोगों को रिटेनर फीस मिलती थी प्रति माह और बहस की फीस को 3,000 रुपए मिलती थी। तो 9,000 रुपए के स्थान पर 15,000 रुपए कर दिए गए तथा 3,000 रुपए के स्थान पर 5,000 रुपए कर दिए गए। बात धारक ब्रीफ होल्डर को रिटेनर से फीस नहीं मिलती थी। 2,000 रुपए केवल बहस की फीस मिलती थी प्रति कार्य दिवस, उसके स्थान पर 3,000 रुपए कर दिए गए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित राज्य स्तरीय सामूहिक जागरूकता एवं अभिमुखीकरण कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने डीबीटी के माध्यम से प्रदेश के 9.74 लाख पेंशन धारकों के खाते में पेंशन राशि हस्तांतरित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव और देरी के जरूरतमंदों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही सरकार जनता के द्वार अभियान के तहत जन सहभागिता और पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथियों, आज का ये कार्यक्रम भी केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं है कि आप आए और चले गए, बल्कि हमारे राज्य के जरूरतमंद, वंचित वर्ग, उनके जीवन में सकारात्मक रूप से परिवर्तन कैसे आए
उसका एक संकल्प लेने का भी अवसर है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी को मिलकर ये सुनिश्चित करना है कि डबल इंजन की सरकार की प्रत्येक जन कल्याणकारी योजनाएं बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी देरी के और बिना किसी बाधा के जो लाभार्थी हैं, जो जरूरतमंद हैं, उनको मिले। हमारा लक्ष्य है कि हमारी योजनाएं सचिवालय की फाइलों तक सीमित न रहें, बल्कि प्रदेश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले हर गरीब को, हर वंचित को उसको मिलनी चाहिए। अक्सर जानकारी के अभाव में कई पात्र लोग सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप सभी अपने अपने क्षेत्रों में जागरूकता फैलाने का कार्य करें और प्रत्येक व्यक्ति को इन योजनाओं से जोड़ने में अपनी सक्रिय रूप से भूमिका निभाएं। साथियों, आप सभी महत्वपूर्ण आयोगों से, समितियों से, इस समिति से जुड़े हुए हैं। आप पर समाज के जो वंचित वर्ग है, पिछड़ा है, बुजुर्ग हैं, दिव्यांगजन हैं, जरूरतमंद लोग हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करने का और उनके सशक्तिकरण और कल्याण की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आप सभी की जिम्मेदारी भी है और आपके कंधों पर है भी। आपका कर्तव्य भी है। आपकी संवेदनशीलता, सक्रिय प्रयास जमीन तक पहुंचे और जो जरूरतमंद लोग हैं उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए। आपको फील्ड में उतरकर यह सुनिश्चित करना होगा, धरातल पर जाना होगा कि हमारा डिलीवरी सिस्टम पारदर्शी भी हो और त्वरित रूप से समाधान देने वाला भी हो। पिछले कई दिनों से, कई शिविरों के माध्यम से जन जन के बीच में जरूरतमंद लोगों को उनका जो सहायता है, जो सरकार की योजना है, उसका लाभ दिलाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि किसी भी योजना की वास्तविक सफलता तभी है, देखिए योजनाएं बहुत चलती हैं, आज भी चल रही हैं, पहले भी चलती थी, लेकिन प्रभावी रूप से लोगों को समय पर उन योजनाओं का लाभ मिले और पारदर्शी ढंग से मिले। साथियों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मूल मंत्र के साथ निरंतर कार्य हो रहा है। और आदरणीय मोदी जी के प्रधान सेवक बनने के उपरांत पिछले 12 वर्षों में विभिन्न नीतियों के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से प्रत्येक वर्ग के कल्याण की दिशा में संकल्पित होकर प्रयास किए जा रहे हैं और समाज में अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को आगे लाने के लिए जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, मुफ्त राशन योजना जैसी अनेक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से करोड़ों नागरिकों को आज इसका लाभ मिल रहा है। उनके जीवन में परिवर्तन हो रहा है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्वनिधि योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन जैसी योजनाओं के माध्यम से वंचित वर्गों को स्वरोजगार, उद्यमिता और आर्थिक सशक्तिकरण के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं उनके सहयोग से हमारी सरकार भी राज्य में सामाजिक न्याय की अवधारणा को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। साथियों, सशक्त उत्तराखंड निर्माण के जिस विकल्प रहित संकल्प को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, उसे सिद्धि तक पहुंचाने की हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। हम सब लोग सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे, तभी हमारे संकल्प सिद्धि तक पहुंचेंगे। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी के सहयोग से हमारा ये संकल्प अवश्य सिद्ध होगा। इसी विश्वास के साथ आप सभी का पुनः एक बार मैं अभिनंदन करते हुए और आप सबको शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।